Good morning, students. This is Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor, Department of Political Science, MLT College, Saharsa, BNMU, मधेपुरा, बिहार। आज हम MA सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के लिए विचारधारा या आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे और ख़ासकर विचारधारा के तहत हम उदारवाद के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक विचारधारा का प्रश्न है, विचारधारा को दो तरीके से समझा जा सकता है। विचारधारा अर्थात आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी सर्वप्रथम एक विचारों का सेट हो सकता है, सेट ऑफ आइडियाज़, और दूसरा पहलू इसका है कि यह साइंस ऑफ आइडियाज़ हो सकता है, यानी विचारों का विज्ञान हो सकता है। या तो विचारों के समुच्चय के रूप में इसका अध्ययन कर सकते हैं या विचारों के विज्ञान के रूप में। जब सबसे पहले डेस्टू दर्टोसी एक फ्रांसीसी विचारक थे, फ्रांसीसी स्कॉलर थे, उन्होंने 1796 में सबसे पहले जब इस शब्द का इस्तेमाल किया तो उन्होंने इसे आइडियोलॉजी, जिस तरह से बायोलॉजी अर्थात जियोलॉजी अर्थात हम एक आइडियाज, विचारों के विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। उसे पढ़ने के लिए, विचारों को एक सिस्टमैटिक रूप से पढ़ने की बात जब हम कर रहे हैं तो आइडिया जो प्लस ओलॉजी आइडियोलॉजी हो जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक, जब हम समाज विज्ञान में बात करते हैं तो आइडियोलॉजी से हमारा तात्पर्य मुख्य रूप से विचारों के विज्ञान के रूप में न होकर विचारों के एक समुच्चय के रूप में, विचारों के एक सेट के रूप में है, जो कुछ ऐसे सिद्धांतों, तौर तरीक़ों या कहें कुछ ऐसे व्यवहारों को बढ़ावा देता है जो समाज में नागरिकों को एक ख़ास तरीके से जीने के लिए, एक ख़ास तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। या हो सकता है एक ऐसा वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करता है जो लोगों, और एक अलग तरह का वर्ल्ड व्यू, जो प्रिवेलिंग सोसाइटी है उससे अलग तरह का वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करने का प्रयास करता है और चाहता है कि नागरिक उसे, व्यक्ति, समाज के अंदर जो व्यक्ति हैं उसे फॉलो करें। इस अर्थ में या तो ऐसा हो सकता है कि यह एक जो प्रचलित सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको बनाए रखना चाहती हो, या ऐसा हो सकता है कि ये उस व्यवस्था के विरोध में हो, तो उसे हटाना चाहती हो। तो इस सेंस में विचारधारा एक विचारों के समुच्चय के रूप में हम राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, न कि विचारों के विज्ञान के रूप में, जैसा कि डेस्टू दर्टोसी ने सोचा था। आज हम राजनीतिक विचारधारा के रूप में लिबरलिज्म या उदारवाद को जानने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। लिबरलिज्म जो है, यह लीबर, एक लैटिन टर्म लीबर, इससे निकला है। लीबर का अर्थ है क्लास ऑफ फ्री मैन, अर्थात स्वतंत्र व्यक्ति। जब हम इसकी बात एक सोशल एटीट्यूड के रूप में करें तो यह मुख्यतः ओपननेस या ओपन सोसाइटी की बात करता है। एक ऐसा समाज जो ओपन हो, खुला हो, जिसके अंदर टॉलरेंस हो, जो लोगों के एक दूसरे के विचारों को महत्व देता हो, सम्मान देता हो। तो ऐसा समाज जो बनाने का प्रयास करता है वो क्या है? उदारवाद है। उदारवाद की शुरुआत पश्चिमी यूरोप में सबसे पहले हुई। हालांकि इसकी शुरुआत 14वीं सेंचुरी के आसपास हो चुकी थी ऐसे विचारों की, लेकिन यह प्रिवेलेंट 19वीं सेंचुरी में ही जाकर हुआ। सबसे पहले वीग जो थे, यूके के वीग्स दल जो थे, उन्होंने अपने आप को लिबरल कहना शुरू किया था, और ग्लैडस्टोन जो पहले प्रधानमंत्री थे, माना जाता है एक लिबरल प्रधानमंत्री हुआ थे। अब जो लिबरलिज्म का डिस्टिंक्टिव वैल्यू है, जिसके आधार पर हम लिबरलिज्म की पहचान कर सकते हैं, वो 5 चीज़ों पे लिबरलिज्म, उदारवाद 5 महत्वपूर्ण पहलुओं पर टिका हुआ है, महत्वपूर्ण मूल्यों पर टिका हुआ है अगर हम कहें। सबसे पहला है इंडिविजुअल अर्थात व्यक्ति। लिबरलिज्म के अंदर व्यक्ति को सबसे अधिक प्राइमेसी दी गई है, सबसे इसका यह कैरेक्टरिस्टिक थीम है। और यह इंडिविजुअल जो है वह दे आर एंड इन देमसेल्व्स, अर्थात उदारवाद का जो का मुख्य पहलू है वह है कि व्यक्ति ही इसका एंड है, अर्थात व्यक्ति कोई साधन नहीं है, यह साध्य है। व्यक्ति के विकास, व्यक्ति के मानसिक, भौतिक, सामाजिक हर पहलू जो अपने आप को खुद से जैसा बेहतर समझे उसका वो विकास करे। उस विकास के लिए सभी प्रकार के जो तरीके जैसा वो ठीक समझे वो अपना सकता है।
इसीलिए जो एंड इन देमसेल्व्स का कॉन्सेप्ट है ये कांट ने दिया कि सिंस ह्यूमन बीइंग आर मोरली सुपीरियर, दे आर मोरल एंड दे हैव रीजन, सो दे आर फ्री टू परस्यू द लाइफ दे वांट। ठीक है, जैसे वे जीवन चाहते हैं वो जी सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसी के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता। फ्रीडम जो सबसे कार्डिनल प्रिंसिपल है लिबर्टिज़म का, जिससे वो कभी भी समझौता नहीं करते हैं। क्योंकि यह व्यक्ति अपना विकास तभी कर सकता है जब वह स्वतंत्र हो। व्यक्ति अपने तरीके से अपना विकास तभी कर सकता है जब वह स्वतंत्र हो। तीसरा है रीज़न यानी तर्क करने की क्षमता, क्योंकि उदारवाद पुनर्जागरण से निकला है, इनलाइटनमेंट, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इनलाइटनमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए यह डिस्कशन, डिबेट, आर्गूमेंट्स को बढ़ावा देता है। रीज़न के थ्रू डिस्कशन, डिबेट एंड आर्गूमेंट्स को बढ़ावा देता है। तो रीज़न जो है सुधारवाद का एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। चौथा है न्याय, जस्टिस। यहाँ जस्टिस का मतलब हर व्यक्ति को उसका ड्यू प्रदान करना है, अर्थात हर व्यक्ति को उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी के अनुसार उसे प्राप्त हो, तो यह जस्टिस है। जहाँ तक लेकिन यहाँ जस्टिस का एक थोड़ा एक लिमिटेड सेंस है, जो ज़्यादा सोशल जस्टिस के रूप में बात करते हैं और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात ज़्यादा करते हैं। पांचवा है टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी। टॉलरेंस यानी बोलने जैसा, एक व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बोलने, वैसा रहने, और अगर आप उसका विरोध भी करते हैं तो उन डिसअप्रूवल्स के साथ सभी के साथ में रहना, टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी है। अब जहाँ तक हम लिबर्टिज्म के अध्ययन की बात करें तो इसके विकास को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म, फिर मॉडर्न लिबरलिज्म, और उसके बाद नियो क्लासिकल लिबरलिज्म जिसे कहते हैं। कई बार इसे हम कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म भी कहते हैं। किसी भी विचारधारा को समझने के लिए हम 4 पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। वो विचारधारा सामाजिक स्तर पर क्या कहना चाहता है, यानी कैसे समुच्चयों, कैसे मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहता है। वह आर्थिक स्तर पर कैसी व्यवस्था प्रदान करना चाहता है, वह कैसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है, और इन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस तरह के फिलोसॉफिकल तर्कों का, रीजन्स का इस्तेमाल किया गया, अर्थात वो कौन से स्कॉलर्स हैं और उन्होंने क्या आर्गूमेंट दिए हैं इन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए या उसे बदलने के लिए। अब जहाँ तक क्लासिकल लिबरलिज्म की बात है, क्लासिकल लिबरलिज्म की शुरुआत जब यूरोपीय समाज, खासकर पश्चिमी यूरोपीय समाज, जब फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा था, उस समय इसकी शुरुआत हुई। इसे कई बार 19th सेंचुरी लिबरलिज्म भी कहा जाता है। इसका मुख्य पहलू यह है कि मानता है कि इंडिविजुअल एक इगोइस्टिक इंडिविजुअल है, सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल है, लेकिन साथ ही वो रेशनल भी है, और वह व्यक्तियों की संपूर्ण स्वतंत्रता, अर्थात बंधनों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता की बात करता है, अर्थात निगेटिव फ्रीडम की बात करता है। इसके साथ इकोनॉमिक स्तर पे एक फ्री मार्केट सोसाइटी की बात करता है। इसके बारे में लेसेस फेरे इकोनॉमी भी कहते हैं, अर्थात खुला, लेट देम अलोन, लेसेस फेरे, लेट देम अलोन। और यह मर्केंटलिज्म, जो एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, उसके अगेंस्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक नेशनलिज्म ये चाहता है कि राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा रोल हो, वो व्यापार को आगे बढ़ावा दे, हस्तक्षेप करे, उन्हें हेल्प करे। आप ये अगर ध्यान रखें तो मर्केंटलिज्म ही नहीं, कहीं ना कहीं इम्पेरियलिज्म और कोलोनिज्म को बढ़ावा दिया था। लेकिन जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो इस मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट है। खासकर एडम स्मिथ एक से स्कॉलर रहे हैं, एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी, वो इसके काफ़ी अगेंस्ट रहे, और उन्होंने मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट लेसेस फेयर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। राज्य की अगर हम बात करें तो क्लासिकल उदारवाद के लिए, क्लासिकल लिबरलिज्म के लिए राज्य एक नेसेसरी इविल है, क्योंकि इसे बनाए, इसे लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसे हटाने की बात करते हैं, लेकिन नेसेसरी है कुछ व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए। तो टॉमस पेन ने इसे कहा एक नेसेसरी इविल है। ये मिनिमल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। और थॉमस जेफरसन की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट इज़ बेस्ट डैट गवर्न्स द लिस्ट, अर्थात वही सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। और इसका फिलोसॉफिकल आधार जो है वह है नेचुरल राइट थियरी, अर्थात प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जिसका समर्थन जॉन लॉक ने किया, और दूसरा यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, जिसका समर्थन बेंथम ने किया, जर्मी बेंथम ने किया। यूटिलिटेरियनिज्म, नेचुरल राइट थियरी ने सबसे पहले जो डिवाइन राइट थियरी के आधार पर शासन की व्यवस्था चली आ रही थी उसको ख़त्म किया, और ये बताया कि एक राज्य है, व्यक्तियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जिसके थ्रू ही व्यक्ति राज्य को शासन करने का अधिकार देते हैं, जिसके बारे हम थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी कहते हैं, या आखिर में राज्य की बात क्यों मानो। जहाँ तक उपयोगितावाद की बात है, इसे बेंथम ने स्थापित किया और जेम्स मिल ने मिलकर स्थापित किया, और जेएस मिल ने इसे बाद में सुधारा। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है
द मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर, अचीव करना मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम, टू अचीव मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर्स, यानी अधिकतम लोग अधिकतम सुख को प्राप्त करना। ये क्लासिकल लिबरलिज्म का आधार है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को उनके सुखों को परस्यू करने में हेल्प करना ही करना और उसे प्राप्त करना ही यूटिलिटेरियनिज्म है। और यह खास करके यह क्वांटिफाइंग नॉट अर्थात गिने जाने वाले सुखों की बात करता है। इसके बारे में कभी हम विशेष चर्चा करेंगे जब यूटिलिटेरियन की बात करेंगे। अभी ये जाने कि क्लासिकल लिबरलिज्म का आधार नेचुरल राइट थ्योरी और उपयुक्ततावाद रहा है। अब अगर हम अगले फेज़ की बात करें मॉडर्न लिबरलिज्म, तो मॉडर्न लिबरलिज्म का विस्तार दो विश्व युद्धों, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और इसके बीच जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसने कहीं ना कहीं जो जो आधुनिक उदारवाद है उसे बढ़ावा दिया। अगर हम ध्यान देते हैं वो समय था जब यूरोपीय समाज बिल्कुल टूट चुका था, दो विश्व युद्धों से काफ़ी ग्रेट डिप्रेशन था, व्यक्तियों में गरीबी बीमारी चारों तरफ फैली हुई थी और ये चाह रहे थे राज्य एक पॉजिटिव रोल करे, राज्य आगे आए और लोगों को उठाए। यह तो इन्होंने तो इस समय जो विचार अनुभव हुआ था कि ह्यूमन क्या है, सेल्फ सीकिंग नहीं है, वह केवल सेल्फ सीकिंग पर्सनालिटी ही नहीं है, उसे एक दूसरे के बारे में भी उसे सोचने समझने की चिंता करने की ज़रूरत है। तो राज्य कुछ इंपॉर्टेंट काम करे इस सेंस में, कहीं ना कहीं ये निगेटिव से पॉजिटिव लिबर्टी की बात थी। साथ पॉजिटिव लिबर्टी का अर्थ यह है कि व्यक्तियों के अंदर वे क्वालिटीज़ डेवलप करने की उनकी क्षमता को बढ़ाना, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू डेवलप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, राइट। इन्होंने इकोनॉमिक को फ्री छोड़ देने की जगह पर इकोनॉमी को मैनेज करने की बात की। जॉन मेनार्ड किन्स इस समय आए जिन्होंने ये लिखा कि गवर्नमेंट को बड़े लोगों पे जो बिग बिजनेसमैन हैं या जिनकी आमदनी ज़्यादा है उन पर टैक्स लगाना चाहिए और गरीबों के हित में स्पेंड करना चाहिए। सो इट इज़ टैक्स एंड स्पेंड इकोनॉमी। इन्होंने स्टेट के रूप में एक इंटरवेंशनिस्ट स्टेट, एक इनेबलिंग स्टेट की बात की, जो कि व्यक्तियों की, जो समाज में व्यक्तियों की देखभाल क्रैडल टू ग्रेव, अर्थात एक पालने से लेकर के आपके कब्र तक आपकी देखभाल करे। राज्य को ऐसा इनेबल कोशिश करना चाहिए, कोई एक इंटरवेंशनिस्ट स्टेट हो, इनेबलिंग स्टेट हो, लोगों की देखभाल करे। जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल खास करके ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने क्लासिकल लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच में एक ब्रिज का काम किया और राज्य को इन्होंने नेगेटिव से पॉजिटिव लिबर्टी के रूप में आगे बढ़ाया। आगे चलकर टी.एच. ग्रीन ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया मॉडर्न लिबरलिज्म को, जिसके आधार पर एल.टी. हॉब्स हाउस और जे. हॉब्सन, जिन्हें कई बार न्यू लिबरल्स भी कहा जाता है, इन्होंने इसी मुद्दे को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है न्यू लिबरलिज्म। 1960-70 के दशक तक आते आते यह बात समझ में आ गई थी कि जो आधुनिक उदारवाद है और जो इंटरवेंशनिस्ट स्टेट है वो एक बिग स्टेट के रूप में बदल चुका है। ये इंटरवेंशन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है, वो इकोनॉमी के हर क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोशल सिस्टम इन्वेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्लो डाउन शुरू हुआ और एक ऐसा विकास प्राप्त हुआ जो कि कहीं ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ था, अर्थात बिना रोजगार के विकास हो रहा था। इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया था। ऐसे ही समय में 1970s में क्लासिकल लिबरलिज्म का रिवाइव हुआ और यह माना गया कि राज्य जो है सो इकोनॉमी से को सुधारने के लिए एक बेहतर उपाय नहीं है, राज्य का हस्तक्षेप एक बेहतर उपाय नहीं है। इन्होंने एक कंजर्वेटिव सोशल फिलॉसफी को समर्थन किया जहाँ व्यक्ति को फिर से अकेला छोड़ देने और कंस्ट्रेंट्स रेस्ट्रेंट्स को हटाने की बात, नेगेटिव लिबर्टी की बात की गई। इन्होंने वापस लाइसेंस फेयर इकोनॉमी की बात की, एक मार्केट फंडामेंटल और उस क्लासिकल इकोनॉमी से और भी आगे जाकर एक मार्केट फंडामेंटलिज्म की बात की, अर्थात मार्केट ही सभी चीज़ों को डिसाइड करे, मार्केट as morally and practically superior to any form of political control. Second, इन्होंने they supported unreserved endorsement of market oriented global capitalism. इन्होंने कैपिटलिज्म के ग्लोबल प्रसार को इन्होंने समर्थन किया कि उसे कहीं भी सीमाओं के अंदर बंद के नहीं रहना चाहिए। तीसरा, इन्होंने जो बिग गवर्नमेंट्स है इसको रिवर्स करने की बात की। उन्होंने स्टेट इंटरवेंशन और बिग गवर्नमेंट्स उन्हें हटाने की बात की। इसका एग्जाम्पल हमें मिला यूके और यूएसए में, खास करके जब इन्होंने ऐसे कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया। मार्गरेट थैचर ने यूके में और रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति थे यूएसए के, जिन्होंने इस न्यू लिबरलिज्म को आगे बढ़ाया। न्यू लिबरलिज्म नौ उदारवाद के इस विचार को आगे बढ़ाने में जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग रही, फिलोसॉफिकल तर्क रहे, वो रहे फ्रेडरिक हायक का, ऑस्ट्रियाई विचारक थे जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्होंने बताया कि किसी भी तरह की प्लानिंग जो है सो मार्केट को बढ़ावा देने, इकोनॉमिक बढ़ावा देने के लिए इनसफिशिएंट है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं प्लानिंग ये बात घोषित करती है कि राज्य के पास की सोच जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बढ़िया है, जो मार्केट को ज़्यादा बेहतर समझती है। लेकिन लिबरल ऐसा नहीं मानते, क्लासिकल लिबरल है, न्यू लिबरल्स है, ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि मार्केट ही सबसे अधिक रैशनल है और वो जो व्यवस्था डिमांड और सप्लाई के सिद्धांतों के अनुसार बनती है वही सबसे बेहतर व्यवस्था है।
प्लानिंग बेहतर व्यवस्था नहीं है क्योंकि इसमें कोर्स करेक्शन नहीं हो पाता है। इसमें कुछ गलत हुआ तो वो गलत ही चलता रहेगा, उसमें कोर्स करेक्शन इतना आसान नहीं होता। इसे हम भारत के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमने जो इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया, उससे हम जल्दी हट नहीं सके क्योंकि पता चल गया था कि ये सिस्टम हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रही है। हमारे साथ ही साउथ कोरिया ने बिल्कुल एक डिफरेंट सिस्टम अपनाया और हमारे साथ आज़ाद होकर 1948 में हमसे काफ़ी आगे निकल कर आज दक्षिण कोरिया एक डेवलप्ड नेशन है, लेकिन हम नहीं है। नेक्स्ट मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जॉन मेनार्ड के उसको कि टैक्स एंड स्पेंड पॉलिसी क्या है, वह इन्फ्लेशन को बढ़ाती है, जॉबलेस ग्रोथ को बढ़ाती है और यह मार्केट और यह इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकती है। और तीसरे इंपॉर्टेंट स्कॉलर है रॉबर्ट नोजिक, जिन्होंने एक ऐसे मिनिमल स्टेट को सपोर्ट किया, बल्कि ये कहें इन्होंने एक नाइट वॉचमैन स्टेट को सपोर्ट किया। इनका मानना था कि जो बच्चे कुछ कार्य हैं इकोनॉमी के अलावा वही राज्य को करना चाहिए, केवल नाइट वॉचमैन का काम करे, इसके लिए एक बड़े राज्य की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से लिबरलिज्म का विकास हुआ, फ्रॉम क्लासिकल टू मॉडर्न टू न्यू लिबरलिज्म, और आज हम एक न्यू लिबरल एज में रह रहे हैं जहाँ विश्व लगभग सभी जगह एक न्यू लिबरल इकोनॉमी के रूप में ही आगे बढ़ रही है। और ख़ास करके 3 चैलेंजेस लिबरलिज्म को झेलने पड़े हैं अब तक, अभी देखने को मिल रहे हैं खास करके। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है कम्युनिटेरियन, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, समुदायवादी आलोचना। दूसरा है मल्टीकल्चरलिज्म, ज़्यादातर राज्य अब प्रवास और ग्लोबलाइजेशन के कारण मल्टीकल्चरल हो रहे हैं, उन्हें अलग तरह के फीचर्स हो रहे हैं, सोसाइटियाँ होमोजीनस नहीं रह गई हैं। और तीसरा, अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें। लिबरलिज्म एक जो है सो प्रोडक्ट है, वो एक पोस्ट मॉडर्निज्म, वो मॉडर्निज्म का प्रोडक्ट है। मॉडर्निज्म अर्थात जो इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट रहा है समाज को एक खास तरीके से सेट ऑफ वैल्यूज़ के तहत निर्माण करने का, वो एक मॉडर्निज्म का प्रोडक्ट रहा है, इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट रहा है। और पोस्ट मॉडर्निज्म आज डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की बात करती है, व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच, व्यक्ति और सोसाइटी के बीच संबंधों की बात करती है, या डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की बात करती है, सिंगल आइडेंटिटी की बात नहीं करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चैलेंज रहा है। और लेकिन हम देखें लिबरलिज्म 1990 के दशक तक लिबरलिज्म के सामने सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज एक कम्युनिज़म के रूप में था, लेकिन कम्युनिज़म को 1990 में ख़त्म हो जाने के बाद से ऐसा माना गया कि ट्रम्प ऑफ लिबरलिज्म आ गया है और अब किसी भी तरह की विचारधारा का अंत हो गया है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात की जाने लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब लिबरलिज्म ही एकमात्र विचारधारा रह गई, दूसरी कोई विचारधारा नहीं रही। लेकिन हम अगर ध्यान दें तो यह भी एक अपने आप में एक विचारधारा का रूप ले लिया है। जब फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी, तो एक तरह की अब एक नई आइडियोलॉजी थी, जहाँ ये बताया गया कि लिबरलिज्म ही एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो वर्ल्ड ओवर पर स्थापित रह सकती है और उसे हमें अपनाना चाहिए। एक खास तरह के वर्ल्ड व्यू को प्रेजेंट करने की बात समझ में आने लगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, अभी लिबरलिज्म को चैलेंजेस हैं जो खासकर कम्युनिटेरियनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के रूप से देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण ये है, अगर हम कंक्लूड करें तो लिबरलिज्म इतने चैलेंजेस के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बना रहा है और आज भी है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा है कि इसने डिबेट, डिस्कशन, आर्गूमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राइमेसी दी है, जिसका हेल्प इसे ये मिला है कि यह अलग अलग विचारों का जब इससे टकराव होता है तो इसकी कुछ अच्छी बातों को अपनाने का प्रयास करता है। जैसे हम देखें क्लासिकल लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ जो इसका मूवमेंट था, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में जो इसका इमर्जेंस था, वो कहीं ना कहीं जो सोशलिज्म का चैलेंज रहा है, जो मार्क्सिज्म का चैलेंज रहा, उसके दबाव में चेंज हुआ, जिसने कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म को एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में एक काफ़ी बड़ा चैलेंज प्रदान किया वेलफेयर स्टेट्स ने। फिर इसके बाद वेलफेयर स्टेट से एक न्यू नाइट वॉचमैन स्टेट की तरफ भी इसका झुकाव हुआ। तो कहीं ना कहीं यह अपने आप को काफ़ी अडेप्टिव रहा है, यह नए चैलेंजेस को स्वीकार करता है और उसके अनुसार अपने को ढाल लेता है। तो कहीं ना कहीं इसने उदारवाद को बने रहने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रीडिंग्स की बात करें तो हम सबसे बेस्ट रीडिंग मेरे ख्याल से एंड्री हेविट की बुक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन, जो 2003 में रिप्रिंट हुई थी, पब्लिश तो पहले हुई थी मैकमिलन के द्वारा। इसमें से आप लिबरलिज्म चैप्टर पढ़ सकते हैं। बल्कि आइडियोलॉजीज जब हम लगातार बात करेंगे कुछ राजनीतिक विचारधाराओं में अगले कुछ क्लासेस में, तो आप एंड्री हेविट को पढ़ सकते हैं। ये अंग्रेजी में है। हिंदी वालों के लिए मैं इकबाल नारायण की किताब है राजनीतिक विचारधारा पर, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है, आप देख सकते हैं। या फिर कोई भी जो अलग किताब है, कोई भी किताब जो आपको अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।